हेलो टू ऑल, होप यू आर गुड एंड डूइंग गुड विद योर सब्जेक्ट ऑल्सो। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। अब ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है तो इसका मतलब इसमें मिक्स क्वेश्चंस होंगे। जो टॉपिक्स आप चैप्टर में पढ़ चुके होते वही हमारे मिसलेनियस में एक साथ कंबाइंड होकर आते हैं। अब इसमें जो एक ही डिफरेंट टॉपिक है जो आपने चैप्टर में नहीं पढ़ा होता वो होता है पीएमआई। इस चैप्टर में जो आपने नहीं पढ़ा है पीएमआई से रिलेटेड, पीएमआई मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चंस है इस मिसलेनियस एक्सरसाइज में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 12th। तो 2 क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी और रिमेनिंग 2 आपके लिए रखे जाएंगे ताकि आप प्रैक्टिस करो। फिर भी नहीं समझ में आए तो मुझे बताना और मैं दोबारा समझा रही हूँ। मिसलेनियस है, मिक्स पार्ट्स हैं, तो उन पार्ट्स में से अगर आपको जो एक्सरसाइजेज में है अगर कहीं डाउट हो तो वो भी आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पीएमआई का। लेट ए इक्वल्स टू 0 1 0 0 शो दैट ए आई प्लस बी ए हो रेस टू पावर एन, ए रेस टू पावर एन आई प्लस एन, ए रेस टू पावर एन माइनस 1 बी ए, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन n बिलोंग्स टू ऑफ ऑर्डर 2 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये अब हमने प्रूफ करना है, ये वाला पार्ट हमने प्रूफ करके देना है। और उन्होंने बता दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो आइडेंटिटी हमने किस ऑर्डर की लेनी है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की लेनी है और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इस क्वेश्चन में कहीं पर पीएमआई लिखा नहीं है कि आपने इस क्वेश्चन को पीएमआई से प्रूफ करना है। तो आपको कैसे पता चलेगा पेपर में कि आपने पीएमआई से करना है? वो आपको पता चलेगा इससे, जो ये n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है यहाँ से पता चलेगा। और ये जब 4th चैप्टर 11th क्लास में आप करते हो तब भी आपको समझाया गया था। सो ये जो पार्ट होता है ये हमें बताता है कि आपने इस क्वेश्चन को पीएमआई से करना है। कोई भी रिजल्ट जब आपने हर नेचुरल नंबर के लिए प्रूफ करना होता है तो इसका मतलब उसको पीएमआई से करो। तो हमारे स्टेप्स तो वही हैं। स्टार्ट करते हैं उन स्टेप्स के साथ डिस्कशन। सो जो फर्स्ट हमारा स्टेप होता है, स्टेप 1, वो क्या हो जाता है? फॉर n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 के लिए देखते हैं कि हमारे रिजल्ट ट्रू है कि नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड जहां n है उसके प्लेस पर 1 पुट कीजिए। ए आई प्लस बी ए हो रेस टू पावर 1, देन ए रेस टू पावर 1, ये तो लेफ्ट हैंड साइड बन गई। ए आई प्लस बी ए हो रेस टू पावर 1 मीन्स ए आई प्लस बी ए ही रह जाएगा। राइट हैंड साइड में पुट कीजिए ए रेस टू पावर 1 आइडेंटिटी प्लस 1 ए रेस टू पावर 1 माइनस 1 बी ए, ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया। ये हो गया ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये टर्म 0 हो जाएगी तो क्या रह जाएगा? सिर्फ बी ए, यहाँ पर आ गया बी ए। सो अब आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम नजर आ रही हैं। इसका मतलब रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में हम क्या करते होते थे? फॉर n इक्वल्स टू के लेट द रिजल्ट बी ट्रू, यही मान के चलते होते थे ना। इसका मतलब जब आप n की वैल्यू k लोगे तो आपकी दोनों पार्ट्स इक्वल आना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पर पुट कीजिए n के प्लेस पर k पुट कीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी आपके पास? a आइडेंटिटी प्लस बी ए रेस टू पावर k इक्वल्स टू ही रखेंगे क्योंकि हमने रिजल्ट को ट्रू माना है। तो जब इक्वल्स टू रखोगे तो ये क्या हो गया? ए रेस टू पावर k आइडेंटिटी प्लस k ए रेस टू पावर k माइनस 1 बी ए। इन दोनों को हमने इक्वल रखना है क्योंकि हम सेकंड स्टेप में अपने रिजल्ट को ट्रू मानते हैं। ये देखिए बेटा, जहां जहां n था उसके प्लेस पर k पुट करके ये इक्वल आ गया और इसको यूज करना होता है। अब आइए थर्ड स्टेप पर। इस सेकंड स्टेप को माइंड में रखना क्योंकि इसको ही हमने यूज करना होता है। थर्ड स्टेप में आ जाते हैं। अब थर्ड स्टेप जब आप करते हो उसमें आपने क्या करना होता है? फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, इसके लिए हमने बताना है कि हमारा रिजल्ट ट्रू है कि नहीं। तो पहले आप जहां जहां n है उसके प्लेस पर k प्लस 1 पुट कर लीजिए। ये हमने यहाँ पुट कर दिया। जहां जहां n था, ये था ए आई प्लस बी ए रेस टू पावर n, तो n के प्लेस पर k प्लस 1 आ गया। देन ए रेस टू पावर n आई था तो वो बन गया ए रेस टू पावर k प्लस 1 आई। देन फिर क्या था? n इंटू ए रेस टू पावर n माइनस 1। ये देखो यहाँ पर क्या दे रखा था, ये दिया हुआ था ना, n इंटू ए रेस टू पावर n माइनस 1 एंड बी ए, तो ये बनेगा k प्लस 1 ए रेस टू पावर k प्लस 1 माइनस 1 बी ए। ये हमने यहाँ पर बना दिया है थर्ड स्टेप में। ये देखो आपने यहाँ पर पुट कर दिया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लिया। ए रेस टू पावर k प्लस 1 आइडेंटिटी ये सेम ही रहा, ये हो जाएगा ए रेस टू पावर k बी ए। सो अब आपने क्या करना था? ये हमने प्रूफ करना है, ये माइंड में रखिएगा, ये आपने प्रूफ करना है। हमने स्टार्ट किया लेफ्ट हैंड साइड से, यहाँ से स्टार्ट किया। ये आपको सिखाया हुआ कि आप k पावर अलग रख दोगे और 1 पावर सेपरेट कर दोगे क्योंकि k पावर हमें सेकंड स्टेप में मिल चुकी होती है। तो k पावर सेपरेट की और 1 पावर सेपरेट की दी। ये जो पार्ट है ए आई प्लस बी ए रेस टू पावर k, इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी सेकंड स्टेप से। ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। उसके बाद ये वाला पार्ट सेम रहा। अब आपने सिर्फ क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन ओपन करनी है, जो कि आप जनरली करते हो। सो जब आप मल्टीप्लीकेशन ओपन करोगे इसकी, ये हो जाएगा ए रेस टू पावर k आई इंटू दिस फैक्टर
फिर होगा के ए रेस्ट पावर के माइनस 1 बी ए इंटू सेम वही वाला फैक्टर जो जनरल आप ब्रैकेट्स ओपन करते हो। सो ये कितना हो गया बेटा, ए रेस्ट पावर के प्लस 1 पावर जेड होगी आई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा ए रेस्ट पावर के बी देन आइडेंटिटी इंटू ए। मैट्रिक्स वाले पार्ट को एक साथ रखना, कांस्टेंट पार्ट एक साथ रहने देना। ऐसे इस पार्ट को इससे करोगे तो के ए रेस्ट टू पावर के हो जाएगा, बी फिर ए इंटू आइडेंटिटी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो जाएगा के ए रेस्ट पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर होगा, यहाँ पर स्क्वायर लिख दो, यहाँ पर बी स्क्वायर एंड देन ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर आइडेंटिटी कोई भी पावर लो उसने हमेशा आइडेंटिटी रहना होता है, तो आई स्क्वायर आई रह जाएगा। आइडेंटिटी इंटू ए, किसी भी मैट्रिक्स को जब हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेम वही मैट्रिक्स मिलती होती है, तो आइडेंटिटी इंटू कितना हो गया ए, ऐसे ये वाला सारा पार्ट कांस्टेंट पार्ट सेम रहा और ए इंटू आइडेंटिटी क्या हो गया ए। फिर उसके बाद ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, जीरो मैट्रिक्स। उसका रीजन क्या है, क्यों ये जीरो मैट्रिक्स बनेगी, क्योंकि जो ये ए स्क्वायर आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। वो देखो कैसे है, आपके पास ए मैट्रिक्स आपको ये दे रखी है 0 1 0 0, ये हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है, यहाँ पर पुट की हमने वैल्यू ए स्क्वायर फाइंड आउट करना ना, ए इंटू ए की वैल्यू पुट कर दी हमने। अब आप मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 0 इंटू 0 1 इंटू 0, टोटल एंट्री 0। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 इज 0, टोटल आंसर 0। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम वो भी 0 आ जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम भी 0, सो टोटल कितना आ गया हमारे पास, जीरो मैट्रिक्स आ गई। सो ए स्क्वायर इज जीरो मैट्रिक्स, और अगर ए स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स है तो टोटल ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी, 0। बस उसके बाद तो अब ये सेम है। इन दोनों में से आप देखिए कौन सी टर्म आपको सेम नजर आ रही है। हमें ए रेस्ट पावर के भी मिल रहा है, बी भी सेम आ रहा है और ए भी सेम आ रहा है, उसको हमने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया मीन्स, तो यहाँ पर सिर्फ 1 रहेगा और यहाँ पर के, ये टर्म मिल गया आपको। बस उसके बाद तो ये टर्म सेम, ये के प्लस 1 और इसको पीछे लिख दिया, और यही हमने यहाँ प्रूफ करना था। ये देखिए मैंने लिखा हुआ ना टू प्रूव में कि आपने ये प्रूफ करना है, ये टर्म और ये टर्म आपके पास सेम आ गई है यहाँ पर। ठीक बेटा, राइट हैंड साइड मिल गई आपको। सो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू के प्लस 1, thus by PMI the result is true for all n belongs to natural number। अब आइए हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, सेकंड और थर्ड आप करोगे ट्राई, और नहीं हो तो फिर डाउट डिस्कस कीजिएगा। 12th क्वेश्चन देखो अब। यस 12th क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। इन जनरल ये होता नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है, तो ए बी इक्वल्स टू बी हो ये जरूरी नहीं है। देन प्रूव बाय इंडक्शन दैट ए बी रेज टू पावर एन इक्वल्स टू बी रेज टू पावर एन ए, फर्दर प्रूव दैट ए बी हो रेज टू पावर एन इक्वल्स टू ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो ये फर्दर है ना, फर्दर का मतलब क्या है कि जो आप ये रिजल्ट प्रूफ कर दोगे, पहले इस रिजल्ट को प्रूफ करना है, जब ये रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा उसके बाद इसको प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस रिजल्ट। ठीक है, चलो अभी तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब हमने वही पीएमआई करना है, तो फर्स्ट है फॉर एन इक्वल्स टू 1, एन इक्वल्स टू 1 के लिए पहले आपने यहाँ पर एन की प्लेस पर 1 पुट किया, तो ये साइड क्या होगी, ए बी रेज पावर 1, इतनी आगे हमारे पास ए बी आ जाएगी लेफ्ट साइड। राइट हैंड साइड यहाँ पर एन के प्लेस पर 1 पुट कीजिए, ये होगा बी रेज पावर 1 ए विच इज अगेन बी ए। अब ए बी इक्वल्स टू बी ए ही हमें दे ही रखा है क्वेश्चन में, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड, सो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू 1। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, फॉर एन इक्वल्स टू के लेट द रिजल्ट बी ट्रू, और रिजल्ट को अगर ट्रू मानोगे तो ये हो जाएगा ए बी रेज टू पावर के इक्वल्स टू बी रेज टू पावर के इंटू ए। इस रिजल्ट को माइंड में रखिएगा क्योंकि ये थर्ड स्टेप में हमने यूज करना है। अब थर्ड स्टेप जब थर्ड स्टेप करोगे तो जहां जहां एन है उसके प्लेस पर क्या पुट करना है, के प्लस 1। इसका मतलब ये वाली साइड क्या हो जाएगी, ए बी रेज टू पावर के प्लस 1 इक्वल्स टू बी रेज टू पावर के प्लस 1 ए। ये अब आपने प्रूफ करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, ये प्रूफ करना है ना, लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाओ। ए बी रेज टू पावर के प्लस 1 से हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। इस जो ये के प्लस 1 पावर है इसको हमने लिख लिया बी रेज टू पावर के इंटू बी कर दिया। अब इसके बाद देखो हमने यहाँ पर कुछ चेंज किया है। क्या चेंज किया है, ये ब्रैकेट्स की पोजीशन चेंज कर दी। ए बी रेज टू पावर के इंटू बी, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड था, पहले सेकंड और थर्ड ब्रैकेट में था, अब हमने फर्स्ट और सेकंड को ले लिया ब्रैकेट में। तो और ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये आपको आती है, डिस्कस हो चुकी है आपके साथ। सो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, यहाँ पर कर लिया। और उसके बाद इस टर्म की वैल्यू हमने सेकंड स्टेप में फाइंड आउट की हुई है कि ए बी रेज टू पावर के इक्वल्स टू बी रेज टू पावर के इंटू ए, वो हमने यहाँ पुट कर दी। ये वाला 20 से फिर से यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा लीजिए। अब फर्स्ट और सेकंड है ब्रैकेट में, आप सेकंड और थर्ड को कर दीजिए अब ब्रैकेट में। अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली। अब ये ए बी क्या था, ये बी ए था, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। रीजन लिखने होते हैं पेपर में, जो भी आप चेंजेस करो ना उसका रीजन देना आपने। तो ये ए बी प्लेस पर बी आ गया क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है। फिर से यहाँ पर ब्रैकेट्स की पोजीशन चेंज कर दीजिए।
क्योंकि मैट्रिक्स है ना बेटे, आप अपने आप नहीं कभी भी किसी को मल्टीप्लाई कर दोगे। मैट्रिक्स में आपको ब्रैकेट्स चेंज करनी है तो उसका रीजन होना चाहिए। सो ये टर्म जब आप करोगे यहाँ पे पोजीशन चेंज, अभी सेकंड और थर्ड है ब्रैकेट में, अब आप फर्स्ट और सेकंड को लिख लो वही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बिहाफ पर। सो ये हो जाएगा b रेज़ टू पावर k प्लस 1 इनटू a। तो यहाँ से स्टार्ट किया था, ये हमें मिल गया और यही हमें प्रूफ भी करना था, यहाँ लिखा हुआ है। इसका मतलब रिजल्ट ट्रू हो गया फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, दस बाई PMI द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। मैं ना यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको लिखकर बता देती हूँ, वैसे आप सबके साथ डिस्कस हो चुकी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें ये बताती होती है कि पोजीशन चेंज करने पर रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता। आप सेकंड और थर्ड को पहले करो ऑपरेट, उसके बाद उसको फर्स्ट के साथ करो, या फिर आप फर्स्ट और सेकंड को करो, जो आंसर आएगा उसको थर्ड के साथ ऑपरेट करो, हमेशा सेम आता है। और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए बी इक्वल्स टू बी ए। मल्टीप्लीकेशन में अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं, एडिशन में होगा तो यहाँ प्लस प्लस हो जाता है बीच में। ये हमेशा होल्ड करती है और ये हमेशा होल्ड करे, ये ज़रूरी नहीं है। चलो अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पर। हमारे पास सेकंड पार्ट में याद है आपको क्या करना था, सेकंड पार्ट में हमने ये करना था, ए बी हो रेज टू पावर एन इक्वल्स टू ए रेज टू पावर बी रेज टू पावर एन, ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर एन। और हमने क्या लिखा था फर्दर, और मैंने समझाया था फर्दर का मतलब क्या है, जो आप ये रिजल्ट प्रूफ कर दोगे उसी के बिहाफ पर आपको फाइंड आउट करना है। तो अब हम ये रिजल्ट प्रूफ कर चुके हैं, इसके बिहाफ पर करना है, ये ध्यान रखिएगा। स्टार्ट कीजिए इस साइड से, लेफ्ट हैंड पहले तो एन इक्वल्स टू 1 के लिए आपने प्रूफ करना इसको PMI से है। जब एन इक्वल्स टू 1 के लिए करोगे तो ये होगा ए बी रेज टू पावर 1 लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, ए रेज टू पावर 1 बी रेज टू पावर 1, वो भी तो ए बी बनेगी ना, तो इसका मतलब एन इक्वल्स टू 1 के लिए तो ये हो जाएगा। ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर आपके लिए, ठीक है बेटा, ये लिखा हुआ है, बट ये इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं। फिर जब आप एन इक्वल्स टू के लिए तो आप इसको ट्रू मानोगे, जब एन इक्वल्स टू के लिए हम इसको ट्रू मानेंगे तो वो होगा ए बी रेज टू पावर के इक्वल्स टू ए रेज टू पावर के बी रेज टू पावर के। ये हमारे पास होल्ड में रहेगा। और जब k प्लस 1 के लिए करना होगा तो यहाँ k प्लस 1 होगा और इनमें भी k प्लस 1। देखिए वो दोनों स्टेप्स अब। सो स्टेप 2 हमारे पास हो गया फॉर एन इक्वल्स टू के, ये आपको मैंने समझा देता हो गया। स्टेप 3 में एन के प्लेस पर k प्लस 1 है, तो ये अब हमने प्रूफ करना है। ये तो हम एज्यूम कर लेते हैं, ये हमने प्रूफ करना है। स्टार्ट करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड से, और अब आप जानते हो हमने k पावर को सेपरेट रखना है और 1 पावर सेपरेट रखनी है, ये हमने यहाँ कर दिया। ये बन जाएगा जो ए बी रेस्ट पावर के है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो सेकंड स्टेप में हमने एज्यूम करते हैं वहां से हमें मिल गई इसकी वैल्यू ए रेस्ट पावर के बी रेस्ट पावर के, हमने यहाँ पुट कर दी, ये वाला पार्ट सेम रहा। अब इस पर हमने अप्लाई कर दी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर इन तीनों पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये सेकंड थर्ड है ब्रैकेट में, इसका मतलब हमारे पास इस फर्स्ट सेकंड को हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से बन गया। बस उसके बाद अब जो ये बी रेस्ट पावर के ए है, जो हमने पहला रिजल्ट प्रूफ किया था, उसके भी यहाँ पर ये कितना बन जाना चाहिए, ये होना चाहिए ए बी रेस्ट पावर के फ्रॉम द फर्स्ट रिजल्ट। फर्दर का यूज हो गया यहाँ पर, ये हम प्रूफ कर चुके हैं इसलिए हमने यहाँ यूज कर लिया, ध्यान रखना। तो यहाँ पर पुट कर दिया। अब फिर से इनमें क्या लगा दोगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अब ये सेकंड थर्ड है तो ये फर्स्ट सेकंड आगे ब्रैकेट में, और जो ये टर्म है ये अलग कर दी। चाहे इन पर लगा लो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, चाहे इन पर लगा लो, किसी पर भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, कहीं पर भी आप, क्योंकि ये दोनों केसेस बन सकते हैं। तो मैंने अभी इन पर लगाई है, आप इस पर भी लगा सकते हो। ये कर दिया हमने। तो यहाँ जैसे अगर इन तीनों पर लगानी तो फर्स्ट और सेकंड है, हमने सेकंड और थर्ड को कर दिया ब्रैकेट में। बस यही करना है, अगर फर्स्ट सेकंड है तो सेकंड थर्ड को कर दो, और अगर सेकंड थर्ड है तो फर्स्ट सेकंड को कर दो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से। ये हो गया ए रेस्ट पावर के प्लस 1, ये हो गया बी रेस्ट पावर के प्लस 1, और यही हमने प्रूफ करना था राइट हैंड साइड। बस इसका ध्यान रखना बेटा, सबसे जरूरी तो ये वाला पार्ट है। ये कैसे चेंज करना है, ये फर्स्ट रिजल्ट से, उसको देख कर कीजिएगा। सो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस 1, दस बाई PMI द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है वो मैंने आपको बताया कि अब 2 क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं, कोई डाउट हो तो मेरे से डिस्कस कीजिएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस। उसमें क्या बोला है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये अब हमने प्रूफ करना है। वैसे ऐसा एक MCQ है आपके पास 3.3 एक्सरसाइज में, चलो फिर भी हम डिस्कस करते हैं, हमने ऑलरेडी कर चुके हैं वहां पर, दोबारा कर लेते हैं। अब इसको हमने प्रूफ करना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स आना चाहिए ना, बस इतना ही तो फर्क है, यही हमने करना है। बट ये जो कंडीशन दे रखी है पहले इनको लिख लो। ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए होगा और बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी होगा, ये हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं। अब आज यहाँ पर इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है ना, यहाँ से ट्रांसपोज लिया, अगर नेगेटिव आ गया इस मैट्रिक्स के बाहर तो इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक है, कीजिए। अब ए बी होल ट्रांसपोज है। अब हाँ आपके पास कंडीशन क्या होती है, आपने ये पढ़ा हुआ है कि ए माइनस बी
ए माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। बस इसको हम यूज़ करे हैं, इनको कर दीजिए यहाँ पर सेपरेट, ये हमने कर दिया यहाँ यूज़। ये बन गया ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, सेपरेट कर दिया। अब ये मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर रिवर्स हो जाता है जब हम ट्रांसपोज ओपन करते हैं, तो ये होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ऐसे ये होगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ये भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई ट्रांसपोज में, इतना हो गया। अब बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी है, क्वेश्चन में हमें गिवन है ये, और ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए ये दी है बेटे यहाँ पर, ऐसे ए ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज बी। अब इसमें से ले लो माइनस कॉमन, तो ये होगा ए बी माइनस बी ए। यहाँ से किया था ना हमने मैट्रिक्स डिटर्मिनेट, सॉरी इसके ट्रांसपोज से स्टार्ट यहाँ से किया था, और हमें क्या मिल गया माइनस ऑफ द सेम मैट्रिक्स। इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ प्रूफ हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Yes, fifth question now. Show that the matrix B transpose A B is symmetric or skew symmetric according as A is symmetric or skew symmetric. तो अब कहने का मतलब क्या है कि अगर आप A को सिमेट्रिक लोगे तो ये वाली मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक आनी चाहिए, और अगर आप A को स्क्यू सिमेट्रिक लेते हो तो ये वाली मैट्रिक्स भी स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए। देखते हैं होती कि नहीं होती है। सो फर्स्ट केस तो हमने क्या ले लिया कि हम A को ले रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आप A को सिमेट्रिक मैट्रिक्स लोगे दैट मीन्स A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A है, इसको ऐसे यूज करना है, ध्यान रखिएगा। अब हमने इसका मतलब हमने इसको भी सिमेट्रिक ही प्रूफ करना है। स्टार्ट करें इसके ट्रांसपोज से, और हमें पता है मल्टीप्लिकेशन में जब भी ट्रांसपोज होता है तो ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। सो ये हो गया बी ट्रांसपोज, ये फर्स्ट हो जाएगी, ये सेकंड और ये थर्ड हो जाएगी ओपन होने पर। तो ये हो गया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। ये बी ट्रांसपोज सेम ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए है, ये हमें पता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ये। और बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज दैट इज बी, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लेने पर वही आ जाती है। ये ट्रांसपोज वाली एक्सरसाइज में डिस्कस किया हुआ हमने। तो इसका मतलब जब हमने इसके ट्रांसपोज से, इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से स्टार्ट किया, हमें सेम वही मैट्रिक्स मिल गई। सो ये मैट्रिक्स क्या होगी, सिमेट्रिक। सो अगर ए सिमेट्रिक है तो ये मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक। अब सेकंड केस, अब हम लेंगे ए को स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब हमने इस मैट्रिक्स को भी क्या प्रूफ करना है, स्क्यू सिमेट्रिक। देखते हैं होती है कि नहीं होती है। चलिए ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस है, क्यों, क्योंकि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। स्टार्ट किया हमने इसके ट्रांसपोज से, वो हो गया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। ठीक है बेटे, ऑर्डर रिवर्स हो जाता है ना। ये बी ट्रांसपोज सेम, ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है माइनस है, वो हमने पुट कर दी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की वजह से है ये। और बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज बी ही रहेगा। माइनस कॉमन ले लिया हमने, ये माइनस है, विजिबल होगा शायद, ये माइनस हमने कॉमन ले लिया। सो बी ट्रांसपोज ए एंड देन बी। सो इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से स्टार्ट किया, वो हो गया नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो जब आप ए को स्क्यू सिमेट्रिक लोगे, ये वाली मैट्रिक्स भी स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। कंप्लीट ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए अब। यस बेटा, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वो हो गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स दिस सेटिस्फाई द इक्वेशन ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बस इसमें आप वैल्यूज पुट करनी है और ये सॉल्व हो जाएगा, इजी है। बस आपके लिए मल्टीप्लिकेशन दोबारा एक बार रिकॉल करवाने के लिए आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किया है, नहीं तो आप सब ब्रिलियंट हो, आप सबको आता ही होगा। ये वाला पार्ट तो बहुत ईजी है। चलिए एक बार करते हैं हम डिस्कस। सो वैल्यूज पुट कर दीजिए, बस ए ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज लिख दिया हमने। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो गया, और थर्ड रो थर्ड कॉलम हो गया। ये ट्रांसपोज लिख लिया। क्या पुट करना है, ए। फिर यहाँ पर ए मैट्रिक्स पुट कर दी इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि ये 3x3 है, इसका मतलब आइडेंटिटी भी 3x3 आनी है। अब कर दीजिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन। जब हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन अब की तो वो कितना हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 0 इंटू 0 0, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आ जाइए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 इंटू, एलिमेंट वाइज करते होते ना, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड सेकंड से, और थर्ड थर्ड से। तो 0 इंटू 2y, तो 0 हो गया, एक्स इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू माइनस वाई माइनस एक्स वाई, ये हो गए बेटे। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 इंटू जेड इज 0, एक्स इंटू माइनस जेड इज माइनस एक्स जेड, देन एक्स इंटू जेड इज एक्स जेड, वो लिख दिया यहाँ पर। ऐसे ही अब आपने सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करना है, वो यहाँ पर हो गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम करोगे, ये आ जाएगी वैल्यू। सेकंड रो थर्ड कॉलम करोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यू विल गेट दिस। थर्ड रो सेकंड कॉलम, योर आंसर इज दिस। एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये आपका आंसर रह जाएगा। इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको जब आपने सॉल्व किया, ये देखिए आपको नजर आ रही है ये सारी एंट्रीज, ये जितनी भी एंट्रीज है ये सब 0 है, और ये हो गया 2x स्क्वायर 6y स्क्वायर एंड 3z स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। इसका मतलब 2x स्क्वायर को आप किसके इक्वल रखोगे, 1 के। हम 2x स्क्वायर को किसके इक्वल रखेंगे, 1 के इक्वल रखेंगे। इसका मतलब x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2, तो x की वैल्यू कितनी होगी, प्लस माइनस 1/√2। ऐसे ही 6y स्क्वायर भी 1 के इक्वल होगा, तो वहां से भी आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 1/√6। समझ में आ रहा है ना। ये है 6y स्क्वायर, देखो 6
वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 1, इसका मतलब वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 1/6, सो वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√6। ऐसे ही करना है। ऐसे जब ये करोगे 3z² इक्वल्स टू 1, कंपेयर करोगे एलिमेंट को, तो z² इक्वल्स टू 1/3, इसका मतलब z इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3। अब इसको लिखिएगा, लास्ट आंसर आपको मिल जाएगा। आगे देखिए बेटे, अब नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। x की वैल्यू निकालनी है। अब आपने जब भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी होती है ना, तब ये आपने देखना है कि डिफाइन कहाँ पर है, पता है ना, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, ये सेम होने चाहिए। और इन शॉर्ट आप ऐसे भी कर सकते हो, फर्स्ट का सेकंड प्लेस और सेकंड का फर्स्ट प्लेस अगर ये सेम है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जैसे इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है हमारे पास 1×3, इसका ऑर्डर कितना है 3×3, इसका ऑर्डर कितना है 3×1। तो आप चाहे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि सेम है, फर्स्ट का सेकंड प्लेस और सेकंड का फर्स्ट प्लेस सेम है, चाहे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि अगेन फर्स्ट का सेकंड प्लेस और सेकंड का फर्स्ट प्लेस सेम है, तो आप कैसे भी कर सकते हो। अभी हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है। जब बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो वही पोजीशन है, ये तो सेम रहा। यहाँ जब करोगे आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 0 इज 0, 2 × 2 इज 4, 0 × x इज 0, तो टोटल आंसर 4 रह जाएगा। अब आप आज सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करोगे, तो 2 × 0 इज 2, 2 × 0 इज 2, 1 × x इज x। ऐसे ही थर्ड रो फर्स्ट कॉलम करोगे, 3 × 1 × 0 इज 1 × 0 इज 0, 0 × 2 इज 0, 2 × x इज 2x। ये हो जाएगा इक्वल्स टू वो ओ मैट्रिक्स जो 0 मैट्रिक्स है वो एज इट इज में है। अब आफ्टर दिस अब आप मल्टीप्लाई करो। अभी भी देख लेना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। इसका ऑर्डर तो हमें याद है 1×3 और इसका ऑर्डर कितना है 3×1। अगेन फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फर्स्ट सेम है, तो हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो अब जब आप करोगे 1 × 4 प्लस 2 × x प्लस 1 × 2x, ये बन गया। क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करना, आगे तो कॉलम्स है ही नहीं, ना ही रोज है वो, तो मल्टीप्लिकेशन रहती नहीं। सो दिस टर्म इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स, दैट मीन्स 4x + 4 इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स, सो x इक्वल्स टू -1। ठीक है, चलो अब बेटे जो क्वेश्चन नंबर 8 है और जो क्वेश्चन नंबर ये देखिए, जो क्वेश्चन नंबर ये 8 है, ये अब मैं नहीं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ क्या करना है, a² करना है। इसका मतलब a को a से मल्टीप्लाई करके यहाँ पुट करना, फिर 5 को a से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, वो ये कंप्लीट आ जाएगी। आइडेंटिटी को 7 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना। हमेशा पहले सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना, तो पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखना कितना आंसर आता है। जो आएगा उसको ये वाली मैट्रिक्स में ऐड कर देना, देखिएगा वो इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स बनती है कि नहीं बनती। और क्वेश्चन नंबर 9 अभी हमने ऐसे डिस्कस किया, इसको ऐसे करना। एक ही क्वेश्चन नंबर इधर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 13, ये भी नहीं हम डिस्कस करेंगे। उसका रीजन ये है क्योंकि इसमें भी क्या बोला है, a इक्वल्स टू a मैट्रिक्स a सच दैट a² इक्वल्स टू i है। देन हमने बताना इनमें से कौन सी ऑप्शन है, तो a² में से a × a करोगे, a मैट्रिक्स को अगेन a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पुट कर देना उसको आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी किस ऑर्डर की रहेगी 2×2, क्योंकि ये मैट्रिक्स 2×2 है। तो 2×2 आइडेंटिटी के साथ कंपेयर करना, पहला एलिमेंट पहले के, दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल, तीसरा तीसरे के, ऐसे। तो आपको इनमें से ऑप्शन पता चल जाएगी क्या सही रहेगी। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस। सो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस। इसकी स्टेटमेंट बेटे यहीं से रीड करो, देखो क्या दिया उन्होंने। A manufacturer produce 3 products XYZ which he sells in 2 market. Annual sales are indicated below. तो ये फर्स्ट और सेकंड मार्केट है। XYZ 3 प्रोडक्ट है, तो फर्स्ट मार्केट में X प्रोडक्ट 10,000 सेल होता है, सेकंड मार्केट फर्स्ट मार्केट में Y प्रोडक्ट 2,000 है और फर्स्ट मार्केट में Z प्रोडक्ट है 18,000। ऐसी सेकंड मार्केट में X है 6,000, Y है 20,000 और Z है 8,000। अब वो क्या कह रहे हैं, if unit sale price of XYZ are 2.5 rupees and rupees 1.5, rupees 1 respectively, find the total revenue in each market with the help of matrix algebra। तो revenue में जब हम इसको सेल कर देंगे तो हमें कितना अमाउंट मिलता है वो हमने बताना है। तो इजी काम है, बस वो स्टेटमेंट में दिया हुआ है तो थोड़ा सा बच्चों को अजीब लगता है। तो फर्स्ट मार्केट सेकंड मार्केट ये हमने प्रोडक्ट लिख दिए। अब हमने टोटल रेवेन्यू क्या बनेगा यहाँ पर, देखिए जब आप रेवेन्यू लिखोगे, पहले यहाँ लिख दिया हमने प्रोडक्ट, ये हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं, यहाँ पर ये हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं तो वो हमने प्रोडक्ट लिख दिए, और फिर यहाँ पर लिख दिया उनका यूनिट प्राइस। ठीक है बेटे, मैट्रिक्स है ना, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, बस इस वे में ही लिखना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल रहे। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, ये ऑर्डर है आपके पास 2×3 और यहाँ पर ऑर्डर कितने हैं आपके पास 3×1। तो फर्स्ट का सेकंड प्लेस और सेकंड का फर्स्ट प्लेस सेम है, इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है जिस वे में हमने लिखा है। ये प्रोडक्ट हो गया, प्राइस को हमने ऐसे लिख लिया।
जो ये दे रखे थे हमें 2.5, 1.5, 2.5, 1.5 एंड 1 जो ये हमें यहाँ दे रखे हैं। ठीक है, बस अब करिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये सारी एंट्रीज आ जाएंगी, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो ये भी एंट्रीज आ जाएंगी। अब उम्मीद है कि आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आती होगी, इसलिए हम ज्यादा नहीं उसको डिस्कस करेंगे। याद है ना, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो इतना आ जाएगा। ऐसी सेकंड एंट्री को सेकंड से मल्टीप्लाई कर ले ये आ जाएगा, थर्ड एंट्री को थर्ड से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो को आगे कॉलम से करना होता है, लेकिन आगे तो कॉलम ही नहीं दे रखे हैं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी ही नहीं है, तो हम आ जाएंगे सेकंड रो पर। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वही 6000 इंटू 2.5, 20,000 इंटू 1.5, 8,000 इंटू 1, तो ये आ जाएगा। टोटल आपके पास इतना आंसर होगा। इसका मतलब फर्स्ट मार्केट का रेवेन्यू कितना है 46,000 और सेकंड मार्केट का कितना है 53,000। ये हुआ फर्स्ट पार्ट। अब देखिए आप सेकंड पार्ट। सेकंड में उन्होंने क्या बोला, इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ अबव 3 कॉमोडिटीज आर ₹2, ₹1 एंड 50 पैसा। 50 पैसा मीन्स 0.5 रुपीज, या इसको 1/2 रुपये भी लिख सकते हैं। फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैसे मिलेगा, ये हमारा कॉस्ट थी, ये हमें कॉस्ट पड़ रही है और ये सेल होने के बाद हमें अमाउंट मिल रहा है। अगर हम अपनी अमाउंट में से इस कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारा प्रॉफिट कितना है। तो पहले निकालिए ये कॉस्ट वाला और फिर जो ये फर्स्ट और सेकंड का आंसर आएगा उसको माइनस कर देंगे। अब निकालना वही है, कॉस्ट वाली टर्म भी वैसे ही लिखना है। ये हमारे प्रोडक्ट है, ये जो हमें दे रखा था कॉस्ट 2, 1 एंड 50 पैसा था, मीन्स ₹0.5। इसको भी वैसे मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ लिख दिया बेटा, इतना आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है बच्चा, अब कॉस्ट प्राइस आ गया और ये हमारे पास था सेलिंग प्राइस, मतलब रिवेन्यू था। तो अब सेल प्राइस में से इस कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो आप। ये हमने माइनस कर दिया तो हमें फर्स्ट मार्केट में मिल गया टोटल प्रॉफिट है 15,000 और सेकंड मार्केट में हमारा प्रॉफिट कितना है 17,000। ठीक है, कंप्लीट ये क्वेश्चन। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यस बेटा, अब नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये काफी। ये बोर्ड में पूछा भी जा चुका है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। सो आप इसी से सिमिलर क्वेश्चन और भी ट्राई कीजिएगा। अभी इसको समझिए। यस, हमारा क्वेश्चन है फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट एक्स इंटू दिस मैट्रिक्स इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। तो हमने एक्स फाइंड आउट करके देना है। अब सबसे पहले काम है, हमें यही नहीं पता कि एक्स का ऑर्डर क्या है। जब तक आपको यही नहीं पता कि मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, आप कैसे फाइंड आउट करोगे उसको। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर डिफाइन कीजिए, किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है। सपोज मैंने ये लिखा है कि हमने मान लिया कि एक्स हमारी m क्रॉस n ऑर्डर की है। इस मैट्रिक्स को हमने ए का नेम दे दिया, ये क्या है 2 क्रॉस 3 ऑर्डर, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। सो ए मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3। इसको अगर आप बी का नेम दे दोगे, ये भी कितनी है 2 क्रॉस 3। अब हमें पता है कि अगर एक्स और ए को मल्टीप्लाई करना है तो क्या होता है, फर्स्ट का सेकंड प्लेस और सेकंड का फर्स्ट प्लेस सेम होने जरूरी है। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ये तो हमें मिल गया। अब बचा आपके पास m और हमें पता है कि जब आप x और a को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास ऑर्डर कितना आता है। ये आपको सिखाया कि ये कॉमन टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं। ऑर्डर कितना आना चाहिए m क्रॉस 3। मल्टीप्लाई होने के बाद इसका ऑर्डर होना चाहिए m क्रॉस 3। बट जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलता है b, ये मिलता है ना, और उसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3। इसका मतलब m की वैल्यू कितनी है 2। तो m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2। इसका मतलब जो x मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर की है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है। ठीक है बेटा, बस ये ध्यान रखना आपने, इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, इसलिए n सेम। और फिर मल्टीप्लाई होने के बाद ये सेम टर्म्स कैंसिल कर दो। ऑर्डर कितना आना चाहिए m क्रॉस 3, बट ऑर्डर है कितना मल्टीप्लाई होने के बाद, वो है 2 क्रॉस 3। तो m कंपेयर करोगे, m की वैल्यू 2 है। सो द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, सो द x मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। बस यहाँ मिल गया। तो उसके बाद अब क्वेश्चन ईजी है। अब हमने ले लिया, हमें पता चल गया कि x मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, तो हमने इसको एज्यूम कर लिया a b c d। ये मैट्रिक्स अब कीजिएगा यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब हम उसकी कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि अब तो आपको सब कुछ आता है। ये किया, ये सेम है, देन कंपेयर कर लिया फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, तो -7, दिस एलिमेंट इक्वल्स टू -8, दिस एलिमेंट इक्वल्स टू -9। 2 ही लिखे बहुत है। ऐसी c प्लस डी इक्वल्स टू 4 एंड 2c प्लस 5d इक्वल्स टू 4। यहाँ पर लगाना एलिमिनेशन मेथड इन दोनों में, तो आपको यहाँ से मिलेगा ए बी, यहाँ से मिलेगा सी डी। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू 2 और डी की वैल्यू 0 आएगी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ पुट कर दीजिए, ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू -2, सी इक्वल्स टू 2 एंड डी इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी एक्स मैट्रिक्स हो जाएगी। नया कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो नया काम था ये ऑर्डर डिसाइड करना जरूरी था। उसके बाद तो बहुत ईजी काम है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बेटा अब हम डिस्कस करेंगे 14th क्वेश्चन। 13th मैंने आपको बता दिया, ये अभी हमने डिस्कस कर लिया था 13th क्वेश्चन, जब मैंने ये करवाया था आपको। ये जब हमने किया था ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 ये हमने किया था ना, तब मैंने आपके साथ 13 भी डिस्कस कर लिया था। तो 13 को आप छोड़िए। अब
अब आप कीजिए 14, 13 आपने खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या कह रहा है कि इफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक बोथ, ए मैट्रिक्स आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, तो हमने बताना है इनमें से कौन सी ऑप्शन है जो ट्रू होगी। तो वहां से स्टार्ट करते हैं। अब ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। अब बेटे लेफ्ट हैंड साइड अगर सेम है, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी सेम होगी, तो ए इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा यहाँ से, 2 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स ए इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ए कौन सी मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स। सिर्फ जीरो मैट्रिक्स ही सिमेट्रिक भी हो सकती है और स्क्यू सिमेट्रिक भी। छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमें दे रखा है क्वेश्चन ये कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, देन ए आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7 ए इक्वल्स टू, ये बताना ये किसके इक्वल होगा। इसको यूज करना, ये ध्यान रखना। यहाँ से सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपने फॉर्मूला यूज कर लिया, ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज कर लिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और ये माइनस 7 इज सेम। अब ये ए क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर इंटू ए, और वो ए स्क्वायर कितना है a, तो इनडायरेक्टली वो क्या होगा a इंटू ए, यहाँ पर लिखा हमने। ये 3 आई स्क्वायर इज आई और फिर a है, a इंटू आई करेंगे तो वो a ही आएगा। आइडेंटिटी को किसी से मल्टीप्लाई करो उसने सेम आना है। ऐसे ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है a, और a को आप i से मल्टीप्लाई करोगे तो वो a ही रहेगा, माइनस 7 है। बस अब फिर से ये a स्क्वायर और उसकी वैल्यू कितनी है a, बार बार इसी को यूज करना है। ये सब कुछ कैंसिल हो गया, लास्ट आंसर इज आइडेंटिटी। अब आपकी पूरी मिसलेनियस डिस्कस होगी है। कहीं भी डाउट हो तो फिर भी बताइएगा। प्रैक्टिस कीजिए बेटा, क्योंकि प्रैक्टिस ही चीज़ों को इजी बनाती है और आपको सब्जेक्ट के साथ कंफर्टेबल फील करवाती है। कीजिए प्रैक्टिस।